मसला कश्मीर हल होने जा रहा है और ये मसला हल करने के लिए खुद इंडिया आगे बढ़ेगा, इस पर बात करेंगे। दूसरी अहम तरीन चीज पाकिस्तान का वो मिसाइल है जिसको न्यूक्लियर मिसाइल के साथ साथ पाकिस्तानी सबमरीन के हवाले कर दिया गया और इंडिया के वो मकामात टिक कर लिए गए हैं कि कौन कौन सी जगह टारगेट लॉक न्यूक्लियर सेंस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जी क्या है, वो पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का बयान है, जो उन्होंने कहा है कि अब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कोई पंगा किया, मई वाला कोई चक्कर किया तो स्कोर 60-0 होगा। क्या ये मुमकिन है? चलें इन तीनों पॉइंट्स पर बात करते हैं। मसला कश्मीर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पार्टीशन से शुरू हुआ। जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों को, न्यू दिल्ली को और कराची जो कि पाकिस्तान का कैपिटल था उस वक्त की सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन जिसे आज रशिया जानते हैं, इन दोनों की तरफ से अपने साथ आने के खतूत मिले। इंडिया ने पहल की और वो सोवियत यूनियन की तरफ चला गया और इसकी बेसिक साइंस इंडियंस ने ये बताई कि वो सोशलिस्ट हैं और वो कम्युनिस्ट के करीब हैं। उनका अलायंस हो गया और उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को एक ख़त मिला जो अमेरिका की तरफ से था और एक खत सोवियत यूनियन मास्को की तरफ से मिला। और लियाकत अली खान ने नेक्स्ट डोर नेबर रशिया को छोड़कर अमेरिका का इंतखाब इस बेस पर किया कि उनके साथ हमारी आइडियालॉजी, यानी हम कैपिटलिस्ट के साथ हैं, दीन को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, इस्लाम के नाम पर मुल्क पाकिस्तान बना है, इकॉनमी और ख़ासकर पाकिस्तान को मिलने वाली जो आप कहें दिफाई एड है, उस बिना पर अमेरिका का सिलेक्शन किया। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि अगर लियाकत अली खान उस वक्त सोवियत यूनियन का इंतखाब कर लेते और नेक्स्ट डोर नेबर के साथ अपनी यारी लगा लेते तो मसला कश्मीर पार्टीशन के चंद सालों बाद ही हल हो जाता। क्योंकि अगर सोवियत यूनियन जो कि अमेरिका की तरह इस एरिया में सिर्फ चौधरी या थानेदार बनकर नहीं आया था, सिर्फ इस एरिया का रहने वाला था, और अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक उसके साथ अच्छे ताल्लुकात होते तो सोवियत यूनियन इन दोनों ममालिक के दरमियान इस देरीना मसले को हल करवाने के लिए अपना किरदार अदा करता, जो कि बहुत पायदार हो सकता था। अब फिर वही कंडीशन आ गई। अमेरिका ने इंडिया को टैरिफ लगाने के बाद इंडिया को जिस तरह आंखें दिखाई हैं, अब इंडिया के पास रास्ता कोई नहीं बचा। नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम में हैरानकुन तौर पर 7 सालों बाद उस चीन में पहुंच गए जिनके साथ 5 साल पहले उनके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाले ब्लडी खूनी वाकयात में कई फौजी मारे गए। और इन वाकयात के बाद ये पहला दौरा था किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कि वो चीन गए। अब वो शंघाई ताउन तंजीम में गए, उन्होंने चीन के साथ हाथ मिलाया, रशिया के साथ उनके पुराने टाइज ज़रूर हैं, वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान भी था। लेकिन इस शंघाई ताउन तंजीम का जो सबसे बड़ा पहलू था वो इस शंघाई ताउन तंजीम के बाद होने वाली दूसरी आलमी जंग की जीत की फतह के अंदर होने वाली वो चीनी परेड थी जिसमें नरेंद्र मोदी शरीक नहीं हुए और वापस आ गए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए मरते और क्या ना करते, या इंडिया के लिए एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि अमेरिका के साथ यारी किसी वक्त भी बदल सकती है गद्दारी में। सो अब इंडिया एक बार फिर चीन की तरफ देख रहा है और रूस के इस इत्तेहाद और ब्रिक्स की तरफ देख रहा है। और चीन की तरफ देखते हुए उसे एक चीज़ साफ पता चली है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में उन्हें कहीं ना कहीं इस कश्मीर के मसले को हल करना होगा। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वजह से चीन खुद इस मसले का एक अहम आप फरीक कह सकते हैं। सो मसले कश्मीर को कुछ लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीन की सरबराही में या चीन की पंचायत में जिसको पूरी सपोर्ट मिलेगी रूस की, अगर ये मसला हल होता है तो इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आप समझने की कोशिश करें, जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत रूस, चीन, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान और अगर इंडिया मिलता है तो कोशिश की जाएगी कि इस पूरे साउथ के जो एक एशियन रीजन का साउथ बनेगा जिसमें रशिया के थ्रू यूरोप भी शामिल होगा, इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में फिर आपको मसला कश्मीर हल करना पड़ेगा। क्योंकि चाइना अपने इत्तेहादियों में कभी लड़ाई जारी नहीं रखने देता। चाइना की क्वालिटी है कि वो मुनाफकत पर बिलीव ही नहीं करता। सो इस लिहाज से अब कई मुबस्सरीन, कई एक्सपर्ट इस बात का कह रहे हैं कि कुछ दिनों में आपको बड़े ब्रेक थ्रू मिलेंगे। क्योंकि इंडिया को अगर चाइना की तरफ जाना है और रशिया के साथ मिलकर एक नया इत्तेहाद बनाना है तो उन्हें कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत भी करनी होगी और इस मसले के हल के लिए आगे भी बढ़ना होगा। ये तो कहानी है मसला कश्मीर की। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिसाइल जी, बाबर 1, 2, 3, 4
हातफ के नाम से ये मिसाइल आया था, पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल है। 90s में हमने इस पर रिसर्च शुरू की और अब ये क्रूज मिसाइल जो है बाबर, इसके मुख्तलिफ वर्जन बन चुके हैं और सबसे जो क्लास का, मतलब बाबर 1, 2, 3, 4, अब ये बाबर 7 तक पहुंच चुका है। बाबर 3 मिसाइल जो 700 किलोमीटर तक की रेंज का है, ये खास तौर पर आबदोज के लिए बनाया गया है, बिल्कुल। और इन हंगूर क्लास आबदोजें जो चीन से 2 मिल चुकी हैं पाकिस्तान को, उसमें बाबर 3 को नस्ब कर दिया गया। ये न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जाने वाला वो मिसाइल है जो टोटली 100% स्टील टेक्नोलॉजी पर है। यानी ये हंगूर क्लास एक आबदोज जो कि समंदर के बिल्कुल नीचे होगी, तह में होगी, वहां से ये मिसाइल फायर किया जाएगा न्यूक्लियर वॉर हेड के साथ। और ये इसको देखना बिल्कुल मुमकिन नहीं। और स्टील स्ट्रेंथ में ये 700 किलोमीटर तक समंदर पानी के अंदर से निकलेगा, फिजा में जाएगा और अपने टारगेट को हिट करेगा। इस हंगूर क्लास सबमरीन को मिलने वाले बाबर 3 मिसाइल क्रूज की अब बाकायदा तौर पर इस सबमरीन के अंदर तनसीब कर दी गई। और ये न्यूक्लियर वारहेड लेके जाने वाला वो मिसाइल है जो पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है और इसको जितना मर्जी बना ले। 2 हंगूर क्लास आबदोज़ें चीन के साथ हमें मिल चुकी हैं, 2 और भी आएंगी, टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट होगी। सो अब ये मिसाइल पाकिस्तान के समंदरों की तह में मौजूद है, जिसे देख कोई भी नहीं सकता। ना इंडिया का वो कहते हैं ना S-400 सिस्टम, ना ही कोई और निज़ाम इस रीजन का देख सकता है। और पाकिस्तान ने इन सबमरीन को इन न्यूक्लियर मिसाइल से लेस कर दिया है। अब पंगा जिसने भी करना है वो सोच रहे कि वो किस तरह का पंगा करें। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जी, जो पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल शहरयार ने एक बयान दिया है मज़ार कायद पर खड़े होकर, जब उनसे पूछा गया कि स्कोर 6-0 रहा तो आइंदा क्या होगा, तो उन्होंने कहा स्कोर 60-0 होगा। जी अब 60-0 क्यों होगा, ये भी एक हकीकत है, ये इंडियंस खुद जानते हैं कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात होने वाली, आज तक की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर होने वाली BVR बियॉन्ड द विजुअल रेंज, इस डॉग फाइट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से 42, इंडिया की तरफ से 72 जहाज़ों ने हिस्सा लिया था। और सारे के सारे इंडियन जहाज़ पाकिस्तानी जहाज़ों के टारगेट पे थे। पर 6 को गिराने के बाद पाकिस्तान ने एक कहते हैं ना जिसको सेंसिबल सेंस दिया और अपने जहाज़ों को बारी बारी नीचे उतारा। और इंडियंस को भी ये समझ आ चुकी थी कि वो उस PL-15 मिसाइल के डिफरेंस को नहीं पूरा कर सकते, जिसके बारे में उनके पास सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि ये 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि ये मिसाइल 200 किलोमीटर से ज्यादा की मार कर सकता था। सो इस स्कोर की, इस टेक्नोलॉजी के गैप को अभी तक इंडिया पूरा नहीं कर सका। और इस गैप को पूरा करने के लिए इंडिया जब कभी भी देखता है मगरब की तरफ, तो मगरब ट्रंप की सूरत में आंखें निकालता है। राफेल लेने के बाद उनको फायदा कोई नहीं हुआ, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी के साथ महारत चाहिए, महारत के साथ आपको दिमाग चाहिए। और ये एक हकीकत है। आज जब हम आप बात कर रहे हैं यौम दिफाए पाकिस्तान और कहें ना 6 सितंबर 1965 की जंग को याद भी करते हैं, तो आपको याद दिलाता चलूँ कि आज तक MM आलम का रिकॉर्ड 1 मिनट के अंदर 5 जहाज गिराने का कोई नहीं तोड़ सका। पाकिस्तान एयरफोर्स का प्लस पॉइंट आज तक इंडियन एयरफोर्स पर कायम है। और वो ये गैप को मद्देनजर रखते ही एयर वाइस मार्शल शहरयार ने कहा कि अब स्कोर 60-0 होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।